युवा भारती का जो पहला चैप्टर है बच्चा आप लोगों का, वो है प्रेरणा, जिसके लेखक का नाम है त्रिपुरारी जी। प्रेरणा, यहाँ पे लेखक ने जो त्रिपुरारी जी है, उन्होंने हमें प्रेरणा देने की कोशिश की गई है इस कविता के माध्यम से। यह जो पहला ही चैप्टर है वो आपका पद्य विधा से लिया गया है, लेकिन पद्य विधा के एक नए प्रकार को लिया गया है, एक नए प्रकार को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार आप लोगों ने 10th में हाइकू एक नई पद्धति को देखा था, वैसे ही इस बार आप लोगों को 11th में एक नए प्रकार को देखना है कविता के माध्यम में, कविता के भाग में। तो प्रेरणा, इसमें लेखक ने हमें प्रेरणा देने की कोशिश की गई है अपनी कविता के माध्यम से, अपने इस नए नए प्रकार की कविता के माध्यम से प्रेरणा देने की कोशिश की गई, और उसी प्रेरणा को लेखक ने पाठ का नाम दे दिया है, उसका टाइटल दे दिया है, उसके शीर्षक को दे दिया गया है। तो त्रिपुरारी जी हैं, पहले उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि त्रिपुरारी जी एक आधुनिक युग के राइटर के रूप में माने जाते हैं। जब हमारा साहित्य का आधुनिक युग आता है, जब साहित्य में डिवाइड किया जाता है, तो साहित्य को अलग अलग समय के साथ में डिवाइड किया जाता है। पहले हम देखते हैं तो हमारा जो पहला साहित्य था, पहले साहित्य का समय था, वो आदि युग आता है, फिर मध्य युग आता है जिसे भक्ति युग कहा जाता है, उसके बाद आपका रीतिकाल आता है, फिर आधुनिक युग आता है। तो जो आधुनिक युग जो 1900 से लेकर आज तक का समय है, इसमें कई सारे चेंजेस हुए, कई सारे बदलाव हुए, और उसी बदलाव को लेकर जब आधुनिक युग के लेखक ने कुछ नया करने की कोशिश की है, कुछ नया करके दिखाने की कोशिश की है, उसका ही एक उदाहरण आपको इस कविता के माध्यम से देखने को मिलता है। तो त्रिपुरारी जी इसी कविता से हम पाठकों को, हम विद्यार्थियों को प्रेरणा देने की कोशिश की गई है कि हमें उनकी एक एक पंक्तियों के माध्यम से हमें प्रेरणा मिलता है, हमें एक मैसेज मिलता है कि हमारे जीवन का लाइफस्टाइल हमें कैसे जीना है, हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है, वो प्रेरणा हमें इस कविता के माध्यम से मिलता है। तो कविता देखने के पहले हम राइटर के बारे में, हम कवि के बारे में जान लेते हैं कि कवि की विशेषता क्या है, उनकी रचना की विशेषता क्या है, और कवि ने साहित्य के अंतर्गत उनकी योगदान क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे कवि परिचय हम देखते हैं बेटा। कवि परिचय, त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ। बिहार में समस्तीपुर नामक एक जगह है जहाँ पे 1988 में क्या होता है, त्रिपुरारी जी का जन्म होता है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुआ है। मतलब इनकी जब शिक्षा की प्रारंभिक, मतलब कि जो आपकी स्कूल की शिक्षा थी, स्कूल टाइम की शिक्षा थी, वो वहाँ से ही, पटना से ही, मतलब बिहार से ही करते हैं। लेकिन आगे बढ़कर जब वो अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा करते हैं, अपने आगे की पढ़ाई करते हैं, तो वो अपनी मतलब कि जगहों को चेंज करते हैं। तो उन्होंने स्नातक शिक्षा जो दिया है वो दिल्ली से किया है, और स्नातकोत्तर शिक्षा मतलब डिग्री की जो शिक्षा लेते हैं वो हिसार से लिए हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पे उनके कार्य को बताया गया है कि शिक्षा प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपने जो लाइफ को, अपने जो यात्रा है, साहित्य की यात्रा को कैसे आगे बढ़ाए, उसके बारे में बताते हैं। तो उन्होंने जो दिल्ली में विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया, मतलब कि दिल्ली का जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से उन्होंने टीचर का काम किया। उसके पश्चात, उसके बाद वो वर्तमान काल में, आज के समय में, जो आज का समय चल रहा है, उस समय में वो फिल्मों में काम करते हैं। दूरदर्शन, जिसमें रेडियो जिसे कहा जाता है, उसमें वो काम करते हैं, और साथ में लेखन कार्य कर रहे हैं। दूरदर्शन के लिए जो कहानियाँ बनती है, दूरदर्शन के लिए जो स्टोरियाँ बनती है, उसके लिए वो लेखक, मतलब कि पटकथा, उसकी स्टोरी वो लिखते हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो त्रिपुरारी जी है वो एक नए प्रकार के लेखक के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने अपनी पद्य विधा को एक नए रास्ता दिया, एक नया आयाम दिया है। तो वो जो नया आयाम है उसे ही त्रिवेणी कहा जाता है। त्रिवेणी कविता का एक प्रकार होता है, पद्य विधा का एक नया प्रकार होता है त्रिवेणी। अब त्रिवेणी होता क्या है, जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे के स्लाइड में देखेंगे तो हम उसका डिटेल, उसके बारे में पता करेंगे। यहाँ पे त्रिवेणी मतलब होता है 3 पंक्तियों में लिखा गया कविता, जिसे त्रिवेणी
त्रिवेणी कहा जाता है। तो त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है, मतलब जो त्रिपुरारी जी हैं उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, कविता हैं, वो त्रिवेणी में, मतलब कि उन्होंने इस प्रकार के पद्धति में, इस प्रकार की जो पद्धति को उन्होंने अपनाया और उसी में उन्होंने अपने कार्य को, अपने जो राइटर का जो काम था उसे उन्होंने क्या किया, सफल किया है। कल्पना की भाव भूमि पर यथार्थ के बीज बोते हैं और बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। अब इनके साहित्य का जो इन्होंने लिखा है अब तक, उसकी क्वालिटी, विशेषता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कल्पना की भाव भूमि पर जो कल्पना उन्होंने सोचा है, इमेज जो उन्होंने किया है, उसकी फीलिंग, उसकी भाव, उसकी भावना क्या है, उसकी भूमि पर यथार्थ, यथार्थ मतलब सच्चाई, जो सच्चाई होता है, जो हकीकत होता है, उसके बीज बोते हैं। मतलब कि उन्होंने एक कल्पना, कल्पना क्या होता है बेटा, झूठ होता है, वो हमारी सोच, हमारे सोच पे डिपेंड होता है, लेकिन उस कल्पना पे उन्होंने सच्चाई को दिखाया है, इसका मतलब ये होता है। और साथ में ही उन्होंने उम्मीद की फसल, कि हमारे अंदर हमेशा उम्मीद होना चाहिए, हम आशावाद होना चाहिए, क्योंकि यही उम्मीद आपको आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील होता है, यही उम्मीद आपको आगे बढ़ाता है। तो हर इंसान में ये उम्मीद जो होती है वो उसमें बनाए रखना चाहिए। तो लेखक ने इस कल्पना के खेत में जो उन्होंने सच्चाई की उम्मीद को जगाया है और उसी फसल को वो क्या करते हैं, अपनी रचनाओं के माध्यम से बताते हैं, और यही उनकी साहित्य का सबसे बड़ा उद्देश्य माना जाता है, उनके साहित्य का सबसे बड़ा मार्गदर्शन माना जाता है। तो यहाँ पे हमने कवि के परिचय के बारे में देखते हैं, देखा। अब आगे हम देखते हैं प्रमुख कृतियाँ। अब जो त्रिपुरारी जी हैं उन्होंने अपनी लाइफ में, मतलब कि जीवन यात्रा में कितनी मतलब कि रचनाओं को लिखा, और जो रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नींद का नदी कविता संग्रह, जो नींद का नदी है ये कविता संग्रह है। कविता संग्रह मतलब होता है कविताओं, अनेक, उनकी अनेक कविताओं का एक पुस्तक, एक बुक बना देना, तो उसे कहा जाता है कविता संग्रह। तो नींद की नदी नामक ये जो शीर्षक है, इस शीर्षक को उन्होंने कविता संग्रह में संग्रहित किया है। नॉर्थ कैंपस, यह जो है कहानी संग्रह है। तो जो नॉर्थ कैंपस है यह भी एक कहानी, मतलब कि इस टाइटल के बुक में कई सारे कहानी उनसे लिखी हुई गई है और उस कहानी को एक बुक का नाम दे दिया गया है जिसका नाम है नॉर्थ कैंपस। सास के सिक्के, ये है त्रिवेणी संग्रह। यहाँ पे देखिए बेटा, तो लेखक ने केवल कविता पे ही नहीं अपना योगदान दिया है, बल्कि लेखक ने यहाँ पे कहानी को भी लिखा है। मतलब गद्य विधा के साथ में लेखक ने पद्य विधा को भी क्या किया है, अपनाया है, और पद्य विधा में भी अपना योगदान दिया है। तो सास के सिक्के यह उनकी त्रिवेणी संग्रह है, जिसमें लेखक ने अपनी पहचान को बनाया है, त्रिवेणी संग्रह। उसके ही टाइटल का नाम दिया है सास के सिक्के आदि इत्यादि। मतलब कि उन्होंने ये सभी रचनाओं को उन्होंने लिखा है और ये सभी रचनाएं प्रकाशित हो चुके हैं और मार्केट में ये सभी बुक्स मिलते हैं। अब आगे देखते हैं काव्य के प्रकार। अब काव्य के प्रकार मतलब कि जिस प्रकार से हमने देखा कि ये जो पहला चैप्टर है वो क्या है, हमारा प्रेरणा, हमारी एक कविता है। अब कविता से मतलब कि कविता मतलब पोयम, वही चीज़ें होती हैं, लेकिन कविता में भी जैसे ही आधुनिक युग आया और आधुनिक युग के जो राइटर थे उन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस करना चाहा, उन्होंने अपने अंदर कुछ परिवर्तन करना चाहा, और उसी परिवर्तन में उन्होंने कुछ नई नई चीज़ों को अपनाए, नई नई पद्धतियों को अपनाए, और उसी नई नई पद्धति की एक उदाहरण ये होती है त्रिवेणी। जो त्रिवेणी होती है उस त्रिवेणी की यहाँ पे आपको परिभाषा बताया गया है, त्रिवेणी क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे बताते हैं त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। जो त्रिवेणी है, ये त्रिवेणी एक प्रकार है जो कविता की, वो नए काव्य प्रकार में, मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये कविता की एक नई प्रकार है, एक नए रूप है। तो ये जो साहित्य, आज का जो साहित्य, आधुनिक युग का जो साहित्य, समकालीन समय में जो साहित्य लिखा जा रहा है, कविता का साहित्य लिखा जा रहा है, उसमें जो त्रिवेणी कविता है उसने अपना एक नया, तेजी से, मतलब कि बहुत ही तेजी से कि अपने आप में परिवर्तन करके एक अपना नया पहचान बना लिया, और ऐसा मजबूत पहचान बना दिया कि लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया है।
त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद होता है। अब यहाँ पे त्रिवेणी के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है कि त्रिवेणी होता क्या है। तो त्रिवेणी क्या होता है बच्चा, 3 पंक्तियों का मुक्त छंद होता है। जैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा दोहा, जैसे हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होंगे उन्होंने पढ़ा होगा इस चीज़ को कि दोहा क्या होता है, छंद क्या होता है, चौपाई क्या होती है, सोठा क्या होता है। तो ठीक उसी प्रकार से उसके लिखने का तरीका अलग होता है। आप लोगों ने हिंदी में 10th में हाइकू पढ़ा होगा, तो हाइकू के भी लिखने के तरीके अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो त्रिवेणी है, तो त्रिवेणी जो कविता होती है उसके लिखने का भी एक अपना तरीका होता है, एक अपना नियम होता है। तो जो त्रिवेणी होती है वो 3 पंक्तियों को आप कह सकते हो 3 लाइन में लिखा हुआ मुक्तक छंद। मुक्तक छंद मतलब होता है इसमें कोई रूल्स नहीं होते हैं, इसमें कोई नियम नहीं होते हैं। आपको इसमें वर्णों को मतलब कि काउंट करके नहीं रखना होता है। जैसे चौपाई में आप देखते हो, तो चौपाई में क्या होता है कि 4 पंक्तियां होती है और उस 4 पहले पंक्ति में भी 16 होते हैं, दूसरे पंक्ति में भी 16 होते हैं, तीसरी पंक्ति में भी 16 होते हैं, चौथे में भी होते हैं। लेकिन त्रिवेणी ये मतलब कि छंदबद्ध होते हैं। ये जो कविताएं होती हैं वो छंदबद्ध होते हैं। लेकिन जो मुक्तक छंद होता है मतलब होता है छंद से फ्री होना, छंद से अपने आप को मुक्त कर देना। तो जो त्रिवेणी रचना होती है उसके बस एक ही नियम है, इसे 3 पंक्तियों में 3 लाइन में लिखा जाता है। लेकिन जो नियम होते हैं कि 3 लाइन में कितने वर्ण होते हैं, यह इसमें कोई बंधन नहीं है। ये अपने आप को इससे मुक्त रखता है, अपने आप को इससे फ्रीडम रखता है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। अब यथार्थ बेटा आप लोग अपने पास नेक्स्ट टाइम से अपने पास एक नोटबुक और पेन रखिएगा, ताकि जो भी हार्ड वर्ड कठिन शब्द रहे मैं उसकी मीनिंग बता देती हूँ। तो यहाँ पे लेखक ने क्या कहा है कि मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति की गई है। कि जो उनकी 3 छोटी छोटी जो 3 पंक्तियाँ होती, 3 लाइनें होती है, इन 3 लाइनों में लेखक क्या करते हैं, अपनी कल्पना को उस पंक्तियों उस लाइनों में लेखक अपनी कल्पना, अपनी जो सोच है, उनकी जो सोच है, उस सोच में वो सच्चाई को बताने की कोशिश करते हैं। कि वो कल्पना, उनकी सोच केवल झूठी नहीं होती है, वो केवल सपने की नहीं होती, बल्कि वो हमारे समाज में सच्चाई है जो हमें दिखाई देता है, जो हमें मतलब कि अनुभूति होती है, उस सच्चाई को वो बताने की कोशिश करते हैं। इसके पहले और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं। लेखक बताते हैं कि जो इसकी पहली पंक्ति होती है और दूसरी पंक्ति होती है, मतलब कि जो कविता है त्रिवेणी जो कविता होती है, इसमें जो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति होती है, पंक्ति भाव और विचार से होते हैं। कि 3 लाइन में से जो पहला लाइन और दूसरा लाइन है, ये हमारे भाव से, हमारे विचार, मतलब कि जो हमारे अंदर जो भावना उत्पन्न होती है किसी चीज़ को देखकर, चाहे वो करुण भावना हो, चाहे वो दयनीय भावना हो, चाहे वो घृणा भावना है, जो भी भावना है वो भावना क्या होती है यहाँ पे हमें दिखाई देता है और विचार रूप में स्पष्ट झलकते हैं। और वो हमारे सोच में, क्योंकि जब बेटा हमें फीलिंग होती है या फिर हम जब किसी के बारे में सोचते हैं, जो हमारी भावना उत्पन्न होती है वो हृदय से उत्पन्न होती है, और वो हृदय से होते हुए हमारे कहाँ पे जाती है, मस्तिष्क में जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लेखक बताते हैं कि ये जो कल्पना की भावना है वो क्या होती है, जो पहली और दूसरी लाइन होती है उसमें से भावना उत्पन्न होती है और वो सीधा हमारे मस्तिष्क में जाकर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाता है। और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ में अभिव्यक्त करती है। देखिए 2 पंक्ति में पहले हमारे अंदर फीलिंग, भावना जगाती है। जो तीसरी पंक्ति होती है वो दोनों पंक्ति को अपने आप में जोड़ने का काम करती है। कि जो दोनों पंक्ति में जो भावना आपने फील किया, जो भावना आपने अनुभव किया, उसी भावनाओं को आयाम, एक रूप, एक सच्चाई देने का काम क्या करता है, इसकी तीसरी पंक्ति करती है। तो मतलब देखा जाए कि त्रिवेणी में जो तीनों पंक्ति है वो तीनों पंक्ति अपने आप में एक महत्वपूर्ण माने गए हैं। सामयिक स्थितियों, रिश्तों और तथा जीवन के प्रति सकारात्मक त्रिवेणी के प्रमुख विषय है। अब यहाँ पे लेखक ने क्या कहा है कि सामयिक स्थितियों, सामयिक मतलब होता है आज के समय जो हमें दिखाई दे रहा है, इस समय करंट में जो स्थिति है हमारे समाज का, हमारे लोगों का, हमारे परिवार का या फिर हमारे आसपास में जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मक, उन परिस्थिति में, उन पर्यावरण में हमारे पास जो हमारे अपने हैं, हमारे जो रिश्ते हैं, हमारी जो
लाइफ है उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, सकारात्मक, पॉजिटिव होना चाहिए, हमें सकारात्मक होना चाहिए कि अगर हमारे सामने अगर कोई बुरी परिस्थिति है, हमारे सामने कोई अच्छी परिस्थिति नहीं है, फिर भी हमें हमेशा अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। और यही सकारात्मक वाली जो सोच है वो सोच हमें कहाँ मिलती है, त्रिवेणी से मिलती है, त्रिवेणी कविता से मिलती है। तो इस कविता का सबसे बड़ा जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि इस कविता को पढ़ने पर हमें सकारात्मक प्रेरणा देने की कोशिश करती है। काव्य परिचय। अब काव्य में जो आप लोगों को लेखक ने प्रेरणा कविता दी गई है, इस कविता में लेखक क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस कविता में किस विशेषता को बताने की कोशिश कर रहे हैं, किस विशेषता को उभारने की कोशिश कर रहे हैं और किस विशेषता को पाठकों को अपनाने की प्रेरणा दे रहे हैं, उस चीज़ को हम देखते हैं। प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। अब क्या लेखक बताते हैं कि आज का समय कैसा है बेटा, आधुनिक युग है। इस आधुनिक युग में आपाधापी मतलब होता है कि हमेशा आगे बढ़ते रहना, अपने आप को पीछे नहीं रखना बल्कि अपने आप को आगे बढ़ते रहना, अपने आप की पहचान को लोगों के सामने साबित करना, ये आज का समय है। तो इस समय में लोग अपने आप को स्थिर नहीं रखना चाहते बल्कि अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को लोगों के सामने प्रकाशित करना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए उन्हें अपने परिवार, घर सबको क्या करना पड़ता है, छोड़ के उस फील्ड में जाना पड़ता है, उस जगह पे जाना पड़ता है। तो ऐसी समस्या को लेखक यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लेखक कहते हैं कि प्रस्तुत त्रिवेणियों में जो नीचे आपको कविता पढ़ोगे, त्रिवेणी की पंक्तियाँ पढ़ोगे, उस कविता में आपको क्या दिखाई देगा कि कवि ने मनुष्य के जीवन में जो इंसान होते हैं उनके पास तो सारे सामर्थ्य हैं, उनके पास सब कुछ है, वो अपने आप को मजबूत समझते हैं, लेकिन उस लाइफ में जो माँ होती है, माँ का जो ममत्व, ममता, जो ममत्व मतलब होता है ममता, प्यार, जो माँ का ममत्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसके बिना बच्चे का जो लाइफ होता है वो अधूरा होता है। तो लेखक ने अपने इस त्रिवेणी कविता के माध्यम से माँ के प्यार को बताया गया है, माँ का जो प्यार बच्चों के प्रति होता है, उसकी वात्सल्य जो बच्चों के लिए होता है, उस चीज़ को बताते हैं। और साथ ही पिता की गरिमा को, कि पिता का एक बंधन होता है, पिता का एक बोलते हैं ना रूल्स होते हैं, लेकिन उस बंधन में भी पिता के अंदर माँ के जैसे ही प्यार होता है, माँ के जैसा ही स्नेह होता है, उससे भी हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। पिता हमारे सामने व्यक्त नहीं कर पाएगा लेकिन उसकी भावनाओं को हमें समझना है, वो चीज़ों को हमें क्या करते हैं, लेखक यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। साथ ही जिंदगी में आपाधापी, जो हमें आगे बढ़ने का जो एक होड़ लगा हुआ है कि हम कितने आगे बढ़ जाएं, हम अपने आप को कितना लोगों के सामने शो कर सके, तो उसके लिए जो माता पिता हैं अपने आप को क्या कर रहे हैं, बच्चों से दूर कर दे रहे हैं। बच्चों को प्रेम मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए माता पिता का एक साथ में, वो प्रेम उन्हें नहीं मिल पा रहा है, वो प्रेम उन्हें टुकड़ों में मिल पा रहा है कि एक वक्त आता है जो केवल सिर्फ पिता का प्यार मिलता है, दूसरा वक्त आएगा तो केवल सिर्फ माता का प्यार मिलेगा। जो माता पिता का एक साथ में जो स्नेह उन्हें मिलना चाहिए, वो स्नेह इस आपाधापी के वातावरण में उन्हें नहीं मिल पा रहा है। उस सच्चाई को लेखक यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके ही साथ में निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं, अभी यहाँ पे निगेटिव जो थिंकिंग होती है उसको हटाकर जो नकारात्मक विचार होते हैं, उस नकारात्मक विचार को हटाकर सकारात्मक विचार को हमें अपनाए रहना चाहिए। उस चीज़ को भी लेखक यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। लेखक कहते हैं कि निराशा के बादलों के बीच आशा, जो हमारे अंदर निराशा है, हम हार चुके हैं, उसके अंदर हमें हमेशा उम्मीद जगा के रखना चाहिए, हमें आशा जगा के रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हम क्या करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और ये सकारात्मक हर इंसान में होना चाहिए, उसकी ज़िंदगी को बढ़ाए रखने के लिए, उसकी ज़िंदगी को
जलाए रखने के लिए ये आशावादी जो चिंगारी होती है उसे अपने अंदर क्या करना होगा, जलाए रखना होगा, उसे छिपाए रखना होगा। कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने का कला जो सीख लेता है दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। लेखक क्या कहते हैं कि जब हम गिरेंगे नहीं तो हमें चलना नहीं आएगा, और इस गिरने की जो प्रक्रिया होती है वो चलने का उत्पन्न होता है, वो आरंभिक होता है। तो लेखक वही कहते हैं कि ठोकर खाकर जो इंसान हारता है, जो इंसान के पैरों में ठोकर लगती है, वही जानता है कि आगे क्या कठिनाइयां हैं, हमें जीत कैसी मतलब कि प्राप्त होगी। तो वो जो कला होती है, वो जो स्किल होता है, वो ही स्किल आपको क्या होगा, इस त्रिवेणी कविता में देखने को मिलेगा। दुनिया में उसी की जयकार होती है, और जब इंसान अपनी कठिनाइयों को दूर कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वही इंसान इतिहास में अपने नाम को उजागर कर देता है, वही इंसान इतिहास में अपने नाम को अंकित कर देता है, और उसी का भविष्य में और वर्तमान में क्या होता है, जय जयकार होता है। सुख दुख की स्थिति में रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। लेखक क्या कहते हैं कि सुख दुख की स्थिति में, कि जो लाइफ में पल्ले होते हैं हमारे, एक सुख का होता है, दूसरा दुख का होता है। इन जब आप सुख को अनुभव करोगे तो आपको दुख का भी अनुभव करना ही होगा। और इस स्थिति में, इस वातावरण में जो इंसान अपने आप को संभाल लिया, जो इंसान अपने आप को मजबूत कर कर सही रह गया, वही मनुष्य की क्या होती है, सबसे बड़ी पहचान होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है वही होती है कि जो इंसान इतनी समस्याओं में अपनी जड़ को मजबूत करके रखा है, वही क्या करेगा, अपने इतिहास में अपने नाम को अंकित करेगा। और यही सब उद्देश्य यह त्रिवेणी लिखा हुआ है, और लेखक ने यही हमें प्रेरणा देने की कोशिश की है इस कविता के माध्यम से। अब हम बेटा यहाँ पे कविता, एक एक कविता की जो त्रिवेणी है, एक एक पंक्तियाँ है त्रिवेणी के, उससे हम पढ़ेंगे और उसके मीनिंग को समझेंगे कि क्या इस मीनिंग में लेखक बताने की कोशिश की गई है और क्या हमें प्रेरणा देने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे जो आप लोगों को इस स्लाइड में जो आप लोगों को बताया गया है, इसी विशेषता को लेखक ने अपने एक एक त्रिवेणी के माध्यम से क्या क्या है, प्रस्तुत किया है, हमारे सामने बताने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे पहला जो त्रिवेणी है उसके बारे में हम देखते हैं। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। अब ये जो पहली पंक्ति है बेटा त्रिवेणी की, इसमें माँ के वात्सल्य रूप को दिखाया गया है। जो रस होते हैं माँ का वात्सल्य रस होता है, उस रस को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। जो त्रिपुरारी जी है उन्होंने इस प्रेम वाले रस को, माँ का बच्चे के प्रति जो ममता होती है, जो वात्सल्य होता है, उस रस को दिखाने की कोशिश की गई है कि इस आपाधापी आज का जो समय है वो क्या है, प्रगतिशील समय है, बस अपने आप को आगे बढ़ाने का समय है। अब यहाँ पे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को अपने घर परिवार, अपने लोगों को छोड़कर, उनसे अलग, उनसे अपने आप को दूर कर कर अपने को आगे संघर्षमय जिंदगी में जीना, झुकना पड़ता है। तो इस परिस्थिति में एक माँ की स्थिति कैसी होती है, एक माँ पे क्या बीतता है, और उसी माँ के जो पुत्र होता है जब अपनी माँ को उस परिस्थिति में देखता है तो उस पे क्या बीतती है, उसी भावनाओं को लेखक ने यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। कि यहाँ इस त्रिवेणी पंक्ति में लेखक ने माँ के ममत्व की भावना को और बेटे के जो पीड़ा की भावना है उसे उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे लेखक क्या बताते हैं वो देखते हैं। माँ मेरी बेवजह, बेवजह मतलब होता है बिना मतलब के ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। लेखक क्या कहते हैं कि जब कभी बेटा माँ को फ़ोन करता है, माँ नौकरी के लिए बेटा बाहर गया हुआ है, जब कभी बेटा अपनी माँ से फ़ोन पर बात करता है या फिर फ़ोन करता है तो उसकी माँ
आवाज़ ही सुनकर क्या हो जाती, बेवजह बिना मतलब के, कोई ठोस वजह नहीं होता उसके रोने के, लेकिन बेटे की आवाज़ को सुनकर उसके अंदर जो ममत्व की भावना उत्पन्न हो जाती है, उमड़ पड़ती है, उस वजह से अपने आप ही माँ के आंखों से क्या होते हैं, आंसू बहने लगते हैं। फोन पर जब भी, तो लेखक वही कहते हैं ये 2 लाइन में, कि लेखक ये बताते हैं कि जब भी बेटा अपनी माँ को फ़ोन पे बात करता है या फिर फ़ोन करता है, तो उसकी माँ अपने बेटे की केवल आवाज़ ही सुनकर वो क्या करने लगती है, रोने लगती है, बेवजह ही उसकी आंखों से क्या होने लगता है, आंसू बहने लगता है, और वह आंसू उसके प्रेम का होता है, उसके स्नेह का होता है, उसके ममत्व का होता है। और लेखक यहाँ पे अब बेटी की भावना को बताने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ, और जब माँ के इस सिक्सकियों को मैं सुनता हूँ, उसके रोने की भावनाओं को मैं जब फील करता हूँ, अनुभव करता हूँ, तो अपने आप ही मेरे आँखों से भी क्या होने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं अपनी माँ के इस स्थिति को देखकर। तो यहाँ पे लेखक ने इस 3 लाइन में उसी भावनाओं को, माँ और बेटे के ममत्व वाली भावना को, बेटे का माँ के प्रति जो प्रेम स्नेह वाली भावना है, उसे क्या क्या है, बताने की कोशिश की गई है। सेकंड वाला हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे जो सेकंड वाला है पंक्ति, त्रिवेणी वाला जो पंक्ति है, उसे हम देखते हैं। सख्त ऊपर से मगर दिल से है बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ भी छिपी होती है। अभी यहाँ पे पिता के सख्त मतलब कि जो उनके कठोर रूप हमें दिखाई देते हैं, ठोस रूप हमें दिखाई देते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि जो चीज़ हमें दिखाई देता है वही उसकी सच्चाई हो, वही उसकी हकीकत हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। लेखक ने उसी विचार को बदलने की कोशिश की गई है कि जो हमारे समाज में पुरुषों को एक मजबूत बताया गया है कि पुरुषों को अपनी फीलिंग जताने का कोई हक नहीं है, वो अपनी भावनाओं को रो के जता नहीं सकते, क्योंकि उन्हें कहा गया है कि आप पुरुष हो, आप मजबूत हो, आप स्त्रियों की तरह रो नहीं सकते हो। लेकिन उनके अंदर भी वो भावना छिपी होती है, उनके अंदर भी वो इसने छुपा होता है अपने पुत्र के लिए, जो इसने एक माँ के लिए, माँ का होता है अपने पुत्र के लिए। तो लेखक ने उसी छिपी हुई भावना कि पिता का अपने पुत्र के लिए जो छिपी हुई भावना है, वो भावना कैसे हमें पता चलता है, उसकी प्रेरणा हमें देने की कोशिश की गई है। तो लेखक बताते हैं सख्त ऊपर, सख्त मतलब होता है कठोर, मजबूत, ठोस जिसे कहा जाता है, ठोस। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, ये पिता की विशेषता को बताया गया है कि पिता ऊपर से देखने पे एकदम मजबूत लगते हैं, हमें ठोस लगते हैं, हमें कठोर रखते हैं, उन्हें देखकर हमें ऐसा फील नहीं होता है कि उनमें कोई दया की भावना है, उनमें कोई प्रेम की भावना हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन केवल वो बाहरी रूप है, पिता के वो आंतरिक रूप नहीं है। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, लेकिन इसी ठोस शरीर में, इसी सख्त शरीर में एक हृदय भी है, और उस हृदय में मेरे बेटे के लिए क्या होता है, स्नेह होता है, प्रेम होता है। कभी भी बेटे को चोट लगती है, कोई तकलीफ होती है, कोई समस्या होती है, तो उस समस्या में, उस चोट में, उस घाव में, उस तकलीफ में बेटे को जितनी तकलीफ होती है, उससे कई ज़्यादा उसके पिता को भी तकलीफ होती है, लेकिन वो तकलीफ उसे वो बता नहीं पाता, वो तकलीफ उसे वो जता नहीं पाता, जिस तरह से माँ अपने बेटे के लिए तकलीफ जता देती है। तो वही लेखक यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिता ऊपर से सख्त तो जरूर होता है, लेकिन उसके अंदर भी एक भावना होती है, एक हृदय होता है, और उस हृदय में बेटे के लिए क्या है, प्रेम छिपा रहता है, कि कभी भी बेटे को चोट लग जाती है या तकलीफ होती है, तो उसका तकलीफ बाप मतलब कि उसके पिता को भी होता है, ऐसा नहीं है कि पिता को वो तकलीफ नहीं होती है। हर पिता में ही कोई माँ भी छिपी होती है। लेखक कहते हैं कि वो पिता तो होते हैं, लेकिन उस पिता में भी एक हृदय है, और उस हृदय में माँ का जो प्रेम होता है, माँ का जो वात्सल्य होता है, वो वात्सल्य भी क्या होता है, पिता के हृदय में छिपा होता है। बस वो इतना ही है कि वो हमें दिखाई नहीं देता, और माता के प्रेम को हमें क्या होता है, दिखाई देता है।
तो यहाँ पे लेखक ने इस त्रिवेणी पंक्ति में लेखक ने हमें पिता के प्रेम के बारे में, जो छिपी हुई प्रेम है उस बारे में बताने की क्या की है, कोशिश की है, प्रेरणा दी है। अगला हम देखते हैं, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिलते हैं माँ बाप। यहाँ पे लेखक ने ये जो आपाधापी वाले समय है, आज का समय कि जहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी आए दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस महंगाई में अपने परिवार को और अपने बच्चों को सुचारू रूप से सुविधा देने के लिए माता पिता जो कुर्बानियाँ करते हैं और उस कुर्बानी का बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज़ को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। लेखक कहते हैं कि परिवार में, जब किसी परिवार में माता पिता दोनों कमाते हैं, माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, तो उस परिवार के जो बच्चे होते हैं उस बच्चों पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसको जो बचपना उसकी होती है, जो उसके बच्चों की जो अपने माता पिता के प्रति जो उम्मीद होती है, जो प्रेम की उम्मीद होती है, वो उन्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। तो वही समस्या को लेखक ने हमें प्रेरणा देने के माध्यम से क्या किया है, प्रस्तुत किया गया है कि मेरे ऑफिस के महीनों से मेरी दिन की शिफ्टी है। यहाँ पे जो पिता है, माता है, वो कह रही है कि क्या कह रही है कि मेरे ऑफिस में जहाँ पे वो काम कर रही है वहाँ पे उनके दिन का जो वक्त है नौकरी का वो कर दिया गया है, और जो पिता है उनके नौकरी में क्या है, उनके जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनका रात का शिफ्ट है, मतलब कि रात का वक्त है जब उसे जॉब करना है। तो इस समय में जब बेटे को अपने माता पिता का जो प्रेम चाहिए होता है, एक वक्त एक साथ में जो प्रेम चाहिए रहता है, वो उन्हें प्रेम एक साथ में नहीं मिल पाता। सुबह के वक्त उनकी माता का मिल पाता है या फिर पिता का मिल पाता है, शाम के वक्त उनके पिता का नहीं मिल के माता का मिलता है। तो जो प्रेम माता पिता का एक साथ में उन्हें मिलना चाहिए, वो प्रेम उन्हें कैसे मिलता है, टुकड़ों में मिलता है, उन्हें थोड़ा थोड़ा करके मिलता है कि पहले माता का मिल जाएगा फिर पिता का मिलेगा, पहले पिता का मिल जाएगा फिर माता का मिलेगा, लेकिन दोनों एक साथ में उन्हें प्रेम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बच्चों के जो व्यवस्था होती है, बच्चों की जो मजबूरियाँ होती है और बच्चों की जो बोलते हैं ना अपने प्रेम को पाने के लिए जो उनका हक होता है, उस हक को वो क्या किया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार से इस आपाधापी के समय में माता पिता अपने बच्चों के प्रति जो उनका कर्तव्य होता है वो क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं, और उसी प्रेरणा को देने की लेखक ने क्या की, यहाँ पे कोशिश की है। अगला देखते हैं, उगती सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबती वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। अब यहाँ पे उत्थान और समाप्ति की बात की गई है, उत्पत्ति और समाप्ति की बात की गई है कि जो उगना और डूबना होता है ये एक प्रक्रिया होती है। जैसे हम मान सकते हैं जन्म और मृत्यु, जीना और मरना। जब कोई जीता है उसका सीमा निर्धारित कर दिया जाता है कि उसकी मृत्यु भी अटल है, वो सच्चाई है, वो उसको मृत्यु भी प्राप्त होगा। और जब कोई मृत्यु प्राप्त होगा तो नेक्स्ट जन्म में, अगले जन्म में उसका जन्म भी होगा। तो ये जो चक्र होता है, जीवन का चक्र, वो हमेशा क्या होता है, चलते रहता है। तो लेखक ने उसी की ये प्रेरणा सूरज के माध्यम से देने की कोशिश की गई है कि उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं। यह जो उगता हुआ सूरज है, यह जो हम कहते हैं ना कि जब सूरज उगता है तो सभी उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, सभी उसे प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उगते समय का रहता है। लेकिन यह लोग नहीं जानते हैं कि यही सूरज रात के समय क्या हो जाता है, शाम के समय डूब जाता है, फिर अगले दिन ये उगता है। तो डूबना उगना ये क्या है, एक प्रक्रिया है, एक सहज प्रक्रिया है, जीवन की सच्चाई है, उससे हम झुटला नहीं सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप उगते सूरज को सलामी देते हो, वैसे ही आपको डूबते सूरज को भी क्या करना चाहिए, सलामी देना चाहिए। वही सूरज है, वही प्रक्रिया है, उसकी क्वालिटी भी कम नहीं हो रही है, तो हम उसे दो नज़रिए से क्यों देखा जाता है। इस तरह से बेटा यहाँ पे दो अर्थों को यहाँ पे लेखक बताने की कोशिश कर रहे हैं
एक जीवन चक्र को जैसे उत्पन्न और समाप्ति का, साथ में ऐसे ही इंसान की जो प्रवृत्तियां होती हैं, इंसान की जो कहते हैं ना कि तरीका होता है, उस चीज़ को बताने की कोशिश की गई है कि लेखक ये बताते हैं कि किस प्रकार से इंसान की जो प्रवृत्तियां होती हैं, कि जो इंसान बढ़ता रहता है लोग उसे ही जानते हैं, लेकिन जो इंसान कमज़ोर होता है, जो इंसान अपने आप को वहाँ तक काबिलियत नहीं दिखा पाता, उस इंसान को कोई नहीं जानता, उस इंसान को लोग अनदेखा इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान आज हमारे सामने ऊंचे पदवी पे है, वही इंसान पहले उस नीचे पदवी पे था, उसने अपने प्रक्रिया को जारी रखे ही उससे उच्च पदवी पे मिला है। तो हम नीचे पदवी वाले को इंसान को कैसे अनदेखा कर सकते हैं। तो इस तरह से लेखक इस पंक्ति में हमें दोनों मीनिंग एक ही है, दोनों मीनिंग समझने का जो है वो एक ही है, लेकिन व्यक्त दोनों को अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे सिंपल यही हमें देखना है सदा आसानी रूप से कि लेखक ने यहाँ पे उत्पन्न और समाप्ति की जो बात होती है उस चीज़ को बताया गया है कि उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, कि ये इंसान की प्रवृत्ति होती है कि जब सूरज उगता है तो लोग उसे सलाम करते हैं, लेकिन डूबते वक्त मगर उसे भुला मत देना। लेखक ने हमें यहाँ पे चेतावनी देने की कोशिश की गई है कि जिस तरह तुम उगते सूरज को सलामी देते हो तो डूबते वक्त भी उसे सलामी दो, उसे भुला मत देना, क्योंकि यही सूरज अगले दिन फिर से उगेगा और यही सूरज अगले दिन फिर से डूबेगा। ये उगना डूबना ये क्या है, उसकी प्रवृत्ति है। डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है। लेखक ने यहाँ पे यही बताया गया है कि जो चीज़ हमें दिखाई देता है उगना, तो उसे हमने वाहवाही किया, लेकिन जो चीज़ हमें डूबना दिखाए तो उसे हम अनदेखा करते हैं। ये केवल हमारे नज़रों का खेल है। व्यक्ति तो वही है, सूरज तो वही है, वो चेंज नहीं हो जाता, वही ये चीज़ हम, लेकिन हम अपनी नज़रिए से देखते हैं कि अरे ये उगता हुआ है, ये डूबता हुआ है। तो ये गलतियां हमें करना नहीं है, और इसी गलतियों को सुधारने के लिए लेखक ने हमें क्या किया है, यहाँ पे प्रेरणा देने की कोशिश की है। अगला देखते हैं। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। अब यहाँ पे लेखक ने वही चीज़ को फिर से बताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से इंसान जब तक हारता नहीं है तब तक जीतता नहीं है, जब तक गिरता नहीं है तब तक चलता नहीं है, जब तक ठोकर नहीं खाता तब तक संभलता नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे लेखक ने बताने की कोशिश की गई कि जिसने हार का मुख देखा होगा वही इंसान जीत का मुख देखेगा। क्यों? क्योंकि हारते समय उसने किस चीज़ को सामना किया था, किस चीज़ को उसने इग्नोर किया था, तो अगले टाइम में वो क्या करेगा, उस चीज़ को वो इग्नोर नहीं करेगा, अनदेखा नहीं करेगा, बल्कि उसे फेस करेगा और अपने आप को मजबूत बनाते हुए क्या करेगा, वो जीतेगा। तो यही चीज़ है। और जब तक इंसान गिरता नहीं, ठोकर नहीं खाता, तो उसे पता नहीं चलेगा कि सामने कोई पत्थर है। जब वो ठोकर खा लेता है तब उसे सहज आता है कि हाँ सामने कोई पत्थर है, तो हमें क्या करना है, संभल के चलना है। जैसे हम कहते हैं ना, जला हुआ इंसान छाछ को भी फूंक के पीता है, दूध से का जला हुआ इंसान छाछ को भी फूंक के पीता है। वही चीज़ है कि एक बार इंसान दूध को नॉर्मल समझ के क्या करता है, गर्म दूध को पी लेता है, जब उसकी ज़बान जल जाती है, मुख जल जाता है, तब वो छाछ को भी पीने के लिए क्या करता है, फूंकता है, वो फूंक फूंक के छाछ को पीता है, कि उसे ये रहता है कि कहीं यह छाछ भी कहीं गर्म ना हो जाए, कि जैसे उसके मुख को जला दे। तो वही चीज़ यहाँ पे लेखक बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक कहते हैं चलते चलते जो कभी गिर जाओ, अगर आप अपने रास्ते में, अपने मार्ग पे चल रहे हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल रहे हो, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, गोल को पाने के लिए अगर अपने मार्ग में, जीवन के रास्ते में चल रहे हो, तो कैसे कभी गिर जाओ, तो अगर इस रास्ते में कभी आपको समस्या आए, कोई ठोकर लगे, आप गिर जाओ, तो आपको हारना नहीं है, बल्कि अपने आप को और मजबूत करके क्या करना है, खड़ा होना है और उस रास्ते पे चलने के लिए बढ़ना है। खुद को संभालो और फिर से चलो। वही चीज़ है कि वहाँ पे गिर जाए तो हाथ पे हाथ धर के हार जाओ, अरे मैं गिर गया, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं।
अगर बेटा अगर ऐसा रहता तो बच्चा चलना नहीं सीखता, हम इतने अच्छे से चलना नहीं सीखते, क्योंकि जब बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, कई बार उसे चोट लगती है, लेकिन फिर भी उसमें एक आशा होता है, सकारात्मक होता है कि वो बार बार प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, और वो अपने आप को एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो अपने आप को संभाल लेता है, अपने बैलेंस को बना लेता है, वो प्रॉपर चलने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लेखक ने कहा है कि अपने रास्ते में, अपने जीवन रूपी रास्ते में अगर आप चल रहे हो तो आपको अगर कभी समस्या आ जाए या फिर कोई कठिनाई आ जाए तो आपको वहाँ पे गिर जाओ या चोट लग जाए तो वहाँ पे आपको हारना नहीं है, बल्कि अपने आप को और भी मजबूत बनाकर खड़ा करना है और अपने आप को उसी रास्ते पे आगे ही चलते रहना है। चोट खाकर ही सीख मिलती है। और लेखक क्या करते हैं कि जब हमें चोट लगेगा तभी तो हमें सीख मिलेगा कि अरे रास्ते में पत्थर भी होते हैं, तो उस पत्थर को हमें देखकर चलना होता है। वैसे ही जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो उस समय भी हमारे सामने कई सारे समस्या होते हैं, कई सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो उस समस्या को हमें देखना होता है। उस समस्या को जब तक हम झेलेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि उस समस्या का समाधान कैसे करना है। तो यही लेखक ने हमें प्रेरणा देने की कोशिश की गई है कि जीवन के रास्ते में जब हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उस समय कई सारे समस्या आएंगे, तो उस समस्या में अपने आप को हारना नहीं है, उस समस्या से अपने आप को मोड़ना नहीं है, बल्कि अपने आप को मजबूत करके आगे बढ़ने जाना है। तभी आप क्या करोगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इसी समस्या का समाधान उसी समस्या में छिपी होती है। तो यहाँ पे हमें आशावाद को दिखाने की लेखक ने क्या किया है, कोशिश किया, हमारे अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण लाने की लेखक ने क्या की, कोशिश की है। अगला हम देखते हैं, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। अब यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए, घनघोर अंधेरा मतलब होता है घना अंधेरा, छाया मतलब कि चारों तरफ फैला हुआ, कोख मतलब होता है पेट, जिसे उदय कहा जाता है। तो उसे को मतलब कि लेखक ने बताने की क्या कही गई है, कोशिश बताते हैं कि किस तरह से, कि चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना, आस मतलब होता है उम्मीद, सकारात्मक आस, उम्मीद जिसे आशावाद बताया गया है यहाँ पे, कि आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। यही जो रात है, क्योंकि अगर रात नहीं होगा तो सवेरा नहीं होगा, और जब तक रात नहीं होगा तो हमें सवेरा का अनुभूति नहीं होगी कि सवेरा, उजाला क्या होता है, सवेरा क्या होता है, और जब तक सवेरा नहीं होगा तो हमें रात की अनुभूति नहीं होगी कि रात क्या होता है। तो जो ये रात और दिन, जैसे कि लास्ट पंक्ति में हमने देखा था उगना और डूबना वाला, उसी तरह से ये भी है कि लेखक ये बताते हैं कि चाहे कितनी भी हो घनघोर अंधेरा छाया, अपने रास्ते में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते में आपके सामने कितना ही क्यों ना समस्या आ जाए, अंधेरा, घनघोर अंधेरा का यहाँ पे बताया गया है समस्या के बारे में, जो अलग अलग हमारे सामने अपने गोल, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य होता है वो जितना बड़ा है समस्या उतनी ही हमारे सामने आएगी। तो लेखक ने वही कहा है कि बिना समस्या के हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, बिना किसी परेशानी को मतलब कि सामना किए हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो लेखक ने यहाँ पे वही बता रहे हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके सामने कितना ही अंधेरा क्यों न छा जाए, कितना ही आपको अपना रास्ता न दिखाई दे, आपको हम चारों तरफ से समस्या ही दिखाई दे, फिर भी अपने अंदर एक उम्मीद जगा के रखना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेटा मैं एक एग्जांपल देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ तो आप लोगों को और अच्छे से, आसानी से समझ में आ सकता है कि मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा सीए करना चाहता है, या फिर कोई बच्चा साइंस लेना चाहता है, लेकिन उसकी परिस्थिति साइंस लेने लायक नहीं है, उसके घर की जो परिस्थिति है वो साइंस मतलब कि उतनी अमाउंट नहीं है कि वो साइंस ले सकें, घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो साइंस ले सकें।
तो उसके लिए क्या करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसे साइंस लेना है तो वो अपने हाथों पे हाथ धरे बैठ जाए, वो पढ़ाई न करें, ये कोई मतलब नहीं होगा। उसके अंदर एक उम्मीद होना चाहिए कि ठीक है, साइंस नहीं ले पाया, लेकिन अपने भविष्य को बनाने के लिए हमारे सामने कई सारे रास्ते हैं। हम एक रास्ते को नहीं चुन पाए तो दूसरे रास्ते को तो हम चुन सकते हैं। वो कॉमर्स लेके पढ़ सकता है, वो आर्ट्स लेके पढ़ सकता है, और उसके फील्ड में जो जितने होते हैं कोर्स या फिर जो भी होते हैं अपने लाइफ को अपने मजबूत करने के लिए, वो उस मार्ग पे चल के क्या कर सकता है, अपने आप को मजबूत कर सकता है। अब यहाँ पे मैं एक दूसरा और एग्जांपल दे देती हूँ पास और फेल का, कि अगर कोई बच्चा किसी परिस्थिति के कारण फेल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो फेल हो गया तो वो निराश हो जाए, वो यह सोच दे कि अब उसे पढ़ना ही नहीं है। कितने बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे कि सुसाइड का जो होता है बेटा, कि अगर मार्क्स कम आ गए तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, फेल हो गए तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो ये क्या है, निराशावादी है लोगों में। तो इसी निराशावादी को दूर कर कर आशावादी को अपनाने की लेखक ने क्या की है, कोशिश की है, बताने की कोशिश की गई है कि हमें निराश नहीं होना है, बल्कि हमें क्या होना है, आशा बनाए रखना है अपने अंदर। कि वो बच्चा ये नहीं है कि हाथों पे हाथ धरे बैठ जाएगा कि ठीक है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। बल्कि उसे क्या करना होगा, फिर से अपने आप को मजबूत बनाना होगा, फिर से उसे प्रयत्न करना होगा कि किस वजह से वो फेल हुआ था, किस वजह से उसके मार्क्स इतने कम आए, और नेक्स्ट टाइम फिर से उसे उस कमियों को दूर कर कर अपने आप को साबित कर सकता है। वही चीज़ लेखक ने इस पंक्ति के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि लोगों में जो निराशावाद है उस निराशावाद को दूर करके आशावादी उम्मीद को जगाने की कोशिश की गई है। तो लेखक वही कहते हैं कि चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, कि हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते में कितना क्यों नहीं अंधेरा छा गया हो, अंधेरा मतलब कि समस्या ही, परेशानी ही क्यों न कितना आ जाए, फिर भी अपने अंदर एक आशा को जगाए रखना है, एक आशा की जो चिंगारी, उम्मीद की जो चिंगारी है कि आज नहीं तो कल मैं क्या करूँगा, इस रास्ते को पार कर दूँगा, ये आशा उसमें जगाए रखना चाहिए। आस रखना कि किसी दिन रोज़ उजाला होगा, क्या आशा होगा कि ये जो समस्या है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये समस्या आज मुझे दिखाई दे रही तो कल भी ये समस्या दिखाएगी, ज़रूरी नहीं। ये आशा को अपने अंदर जगा के रखना है कि आज अंधेरा है, आज ये समस्या है, लेकिन आने वाले समय में ये समस्या मुझसे दूर हो जाएगा, ये अंधेरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। जिस प्रकार से अंधेरा होता है फिर सवेरा होता है, फिर सवेरे के बाद फिर अंधेरा होता है, वैसे ही जब तक इंसान अगर आज समस्या है तो कल क्या हो जाएगा, उसका समाधान भी मिलेगा। तो यहाँ पे लेखक ने समस्या से अपने आप के मुंह को चुरा कर भागने के बजाय हमें क्या करना है, उस समस्या का समाधान ढूंढना है, और उस समस्या का समाधान के लिए जो उसके अंदर एक उम्मीद की चिंगारी होनी चाहिए, उस चीज़ को लेखक ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अगला हम देखते हैं बेटा, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। अब यहाँ पे लेखक ने उम्र की मतलब कि लम्हा वक्त कहा गया है, उम्र की जो यादें होती हैं उसे कहा गया है। कर्ज मतलब कि ब्याज लेना। तो लेखक यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो वक्त होता है इंसान का, जैसे बचपन आना, जवानी आना, बुढ़ापा आ जाना, तो हर वक्त, हर इंसान की उम्र का वक्त जो रहता है वो एक समान नहीं होता। जैसे बचपन में आपने जितना स्वतंत्र होकर अपनी ज़िंदगी को जिया होगा, खान पान, रहना सहना, किसी चीज़ का बंधन नहीं, किसी चीज़ की नियम नहीं, किसी चीज़ का परेशानी नहीं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं, चिंता नहीं, आपने स्वतंत्र होकर अपने जीवन को जिया कि जब भूख लगे तो खा लो, जब खेलना है तो खेल लो, जब उठना है तो उठ जाओ, ये चीज़ें। लेकिन जब आप युवा अवस्था आते हो या फिर विद्यार्थी अवस्था में आते हो तो आपके पास कई सारे ऐसे समस्या आ जाती हैं, पढ़ाई की समस्या, चिंता हो जाती है, पास होने की चिंता हो जाती है, अच्छे मार्क्स पाने की चिंता हो जाती है, होमवर्क की चिंता, कई सारे आपके सामने समस्या क्या हो जाती है, झेलने लगते हैं। जब
आप पढ़ाई स्टडी अपनी कर लेते हो और आप जब अपने आप काबिलियत को दिखाने की कोशिश करते हो तो उस फील्ड में उस जो शाखाएं होती, नौकरी की शाखाएं जब निकलते हो आप उस शाखा में, तो आपके सामने बहुत सारे समस्या दिखाई देते हैं कि आपको एक जगह नौकरी नहीं मिलती तो कई जगह आपको ट्राई करना होता है, कई जगह आपको बार बार धक्के खाने होते हैं, तो कहीं पे जाकर मुश्किल से आपको एक नौकरी मिल जाती है। उस नौकरी का जो पगार होता है, वेतन होता है, वो आपके परिवार को संभालने लायक नहीं होता है, कम पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको जद्दोजहद करना पड़ता है, कई सारे मतलब कि समस्याओं को झेलना पड़ता है, ये चीज़ों को करना पड़ता है। फिर उसके बाद जब आपका वृद्धा अवस्था आता है तो उस वृद्धा अवस्था में किस तरह से आप फिर से उस बचपना मतलब कि आपकी जो विद्यार्थी अवस्था है और फिर आपका जो बोलते हैं ना युवा अवस्था है, जो नौकरी की शाखा का अवस्था है, वो अवस्था तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक अलग ही चिंता, एक अलग ही परिस्थिति क्या हो जाती है, उत्पन्न होने लगती है, आने लगती है। तो उस अवस्था पे भी देखोगे तो आपको अलग अलग परिस्थिति हमें दिखाई देता है कि कहीं पे कुछ और है, कहीं कुछ और, कहीं स्टेप पे कुछ और दिखाई देता है। तो उस स्टेप से हमें क्या सीखना चाहिए, हमें क्या अनुभव लेना चाहिए और वह अनुभव हमारे लाइफ के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, उस चीज़ को लेखक यहाँ पे क्या करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। इस पंक्ति में, इस त्रिवेणी पंक्ति में प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं। तो लेखक यहाँ पे बताते हैं, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से मैंने अपनी उम्र, जो मेरी वय है, जो मेरी उम्र है, उस उम्र से मैंने क्या किया है, कर्ज लिया है, मतलब कि ब्याज लिया है। उस वक्त को मैंने ब्याज लिया है, मतलब कि जहाँ पे मुझे सीख मिली है, जो अच्छी सीख है, उस सीख को मैंने, वो जो मुझे वहाँ पे नॉलेज मिला है कि अपने जीवन को, अनुभव जो मिला है कि अपने जीवन को मुझे कैसे जीना है, उस सीख को मैंने क्या कर लिया, अपनी उम्र से कर्ज ले लिया है। उस अनुभव को मैंने क्या कर लिया है, अपनी उम्र से कर्ज ले लिया है। बो दिए ने मैंने बीज की हसरत के। अब हसरत यहाँ पे लेखक ने बताया गया है कि आशा को ही यहाँ पे लेखक बताते हैं कि इच्छा, जो चाह होती है इंसान के अंदर, जो इच्छा होती है, जो उसकी चाह होती है, हसरत मतलब कि इच्छा या चाह। तो लेखक क्या कहते हैं कि जब उस उम्र से मैंने कर्ज लिया तो उससे, उस अनुभव पे मैंने क्या कर दिया, अपनी इच्छाओं के बीज को बो दिया कि बचपन में मैंने कैसे अपनी लाइफ को जिया था और उस समय मैंने क्या क्या किया था, उस वक्त को मैंने क्या कर लिया, आज के समय में मैंने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये बताती हूँ कि बचपन में मैंने कोई भी बच्चा बहुत मस्ती कर रहा है, खेल कूद में ये रहता है, और जब वो एक अवस्था ऐसी आती है जब वो पूरी तरह से अपने आप को झुंझता रहता है, अपने आप को उस परिस्थिति में अपने आप को झेलता रहता है, तब उससे अपने उस बचपन की यादें आती हैं। तो वह क्या करता है, वही इंसान, मतलब कि लेखक यहाँ पे क्या करने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस बचपन का जहाँ पे उसे कोई चिंता नहीं थी, उस चिंता वाले जो वक्त थी जहाँ पे वो एकदम अपने आप को स्वतंत्र होकर, स्वच्छंद होकर क्या कर रहा था, खेल रहा था, उस वक्त को क्या कर लिया उसने, उस वक्त को कर्ज ले लिया, उस समय के वक्त को उसने क्या कर लिया, अपनी कल्पनाओं में कर्ज ले लिया, और उस कर्ज में उसने क्या कर दिया, उस कर्ज को लेकर अपनी हसरत, उसके अंदर जो इच्छा थी, क्या इच्छा थी कि फिर से वो वक्त आ जाए और उस ज़िंदगी को मैं क्या करूं, जी सकूं, उस ज़िंदगी को मैं अपना सकूं। तो उस मतलब कि उस जो इच्छाई थी, उसकी जो चाह थी, उस चाह को उसने क्या कर दिया, उसमें बीज की तरह, जैसे कि खेत में बीज बोया जाता है, वैसे उसने क्या कर दिया, बीज की तरह उसे बो दिया, बी की तरह उसने क्या कर दिया, उसे हसरत को बो दिया। और उसके बाद लेखक कहते हैं कि पास से कुछ जमी ख्यालों, और जब मेरे पास उस हसरत के बी को जब मैंने बो दिया तो मेरे पास कुछ ख्याल, कुछ ख्याल मतलब कि अपनी स्वप्न, अपने सोच, अपनी जो विचार होती है, वो विचार बची हुई थी कि उस समय मैंने क्या क्या किया था, उस समय मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी को जिया था, कैसे अपनी लाइफ को मैंने मतलब कि बनाया था। तो इस प्रकार से लेखक अपनी ज़िंदगी की उम्र से जो उन्होंने अपनाया है, जो उन्होंने कर्ज लिया है,
और कर्ज लेकर जब उन्होंने अपनी हसरत को, अपनी हसरत इच्छाओं के जो बीज को उन्होंने बोया है, और उस बीज के जो ख्याल, जो स्वप्न उनके अंदर है, उस ख्याल को वो क्या कहते हैं, जीना चाहते हैं, और उस ख्याल को वो जी रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति होती है वो सभी में होती है, किसी एक इंसान, विशेष इंसान में नहीं, बल्कि वो सभी में होती है, और उसी सभी में मतलब कि वो स्थितियाँ भी होती हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा है वो हमारा हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों इतना हम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके आगे करेंगे। ठीक है, बाय बच्चों। ठीक है, हम आगे देखते हैं। जो अगला है, कर्ज लेकर, ये हमारा हो चुका था, इसके आगे वाला हम देखते हैं। यह न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ए सफ़र कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। यहाँ पे देखिए बेटा, आगाज ए सफ़र कर लेना मतलब कि यात्रा, अपनी लाइफ की जो यात्रा है उसे पूर्ण कर लेना, इसका मतलब ये होता है। यात्रा का आरंभ, कैसे यात्रा को शुरुआत करना है, वो इसका मतलब होता है आगाज ए सफ़र। यह एक उर्दू शब्द है, उस शब्द को यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे लेखक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ ये लेखक बता रहे हैं कि यह ना सोचना कि जरा दूर दिखाई देगा, कि इनको प्राप्त करना है। तो ये मत देखो कि, क्योंकि बेटा जब आप किसी लक्ष्य को बांधते हो, तो यहाँ पे ये बताया गया है, लेखक बताते हैं कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे अगर लक्ष्य बड़ा है तो हमें सफ़र भी बड़ा करना है, हमें अपने मार्ग को भी बड़ा देखना होगा, अपने कठिनाइयों को भी देखना होगा कि वो हमारे लिए बड़ा ही होंगे। तो स्टॉप कैसे करते इसको? अगर टाइम हो जाए तो स्टॉप कैसे करते हैं? ये अपने आप ही होता है। कुछ ना। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे, मतलब कि हमारे लक्ष्य जब हमारे बड़े होते हैं तो वो समस्या भी हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। तो उस समस्या का हमारे पास उसका तो उस समस्या का समाधान भी हमें करना होगा। तो यहाँ पे लेखक ने ये नहीं कहा है कि पहले ही आप ये मत अंदाज़ा लगा दो कि आपका रास्ता बहुत बड़ा होगा, आपके सामने समस्या भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो चीज़ आपके सामने आएगी ही, वो चीज़ आपको फेस करना ही होगा।
तो लेखक यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह ना सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, कि जो आपका लक्ष्य है, आपका जो वो आपको दूर दिखाई देगी, ये आप मत सोचिए। एक ही दीप से अंगाज ए सफ़र कर लेना। आप एक ही उम्मीद से, एक ही आशा से आप क्या कर लो, अपनी जो सफ़र की यात्रा है उस यात्रा को आरंभ कर लो, एक ही उम्मीद से कि आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य को पाना है, अपने लक्ष्य को पूर्ण करना है। तो उस ही एक उम्मीद और एक आशा से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो, अपने लक्ष्य का आरंभ कर लो। रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। और जब आप वो करेंगे